बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ुबैर हसन है और हम एमडी कैट केमिस्ट्री का के सीरीज़ में लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 है और नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 2 है। सिमिलरली केपीके बोर्ड में भी और बलूचिस्तान बोर्ड में भी ये चैप्टर नंबर 2 ही है। इस चैप्टर के कॉन्टैक्ट कंटेंट्स को देखा जाए तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, प्रोटॉन ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्वांटम नंबर्स हैं और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। इनको देख के, इन टॉपिक्स को देख के हमारी ये ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए कि ये टॉपिक पढ़ के हम ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो लेक्चर की कंटिन्यूएशन होगी वो इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन पे। एटम का जो लफ्ज़ है, बहुत सारों को मालूम है कि एटम का जो लफ्ज़ है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसको कहते हैं एटॉमस। एटॉमस का मतलब होता है इंडिविजिबल। ये ग्रीक में कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसा छोटा हिस्सा जिसको मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट इज़ कॉल्ड एज द एटम। अब एटम किस चीज़ से बना है? जो मॉडर्न डिस्कवरीज हैं उसने ये हमें बताया कि एटम जो है वो छोटे छोटे और पार्टिकल से बना है जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल से ये मिलके बना है। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसकी दो किस्में होती हैं। इट हैज़ टू टाइप्स। एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स दे आर कॉल्ड फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और दूसरे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज नॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ एटम डिपेंड करती हैं, यानी कि दे इफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, या ये इफेक्ट की बजाय हम इसको यूं कह लें कि ये डिटरमाइन करती हैं, डिटरमाइन प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। यानी कि आप यूँ समझ लें कि एटॉमिक नंबर को डिफ़ाइन करती हैं, एटॉमिक मास को डिफ़ाइन करती हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को वो करती। नॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एटम की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड नहीं करती या हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। अब ये जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये तीन हैं। देयर दीज आर ऑफ थ्री, ये थ्री टाइप्स के हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हैं और ये न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन को P प्लस से और न्यूट्रॉन को हम N0 से शो करते हैं। नॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देयर आर मैनी मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल। इसमें सपोज हम कहते हैं कि वी हैव न्यूट्रिनो, वी हैव प्रोटीनो, वी हैव मीजॉन, बैरियन वगैरह वगैरह। ये इसके अंदर बहुत सारे नॉन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये मिल के एटम की तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, रिएक्टिविटी है, आयनाइजेशन, सारी चीज़ों को यही चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। अब हमारे एमडी कैट सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का जिक्र है कि ये कैसे डिस्कवर हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हुई हैं। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द प्रॉपर्टीज़, हमने इन इन प्रॉपर्टीज़ को, इन जो तीन एटॉमिक पार्टिकल्स हैं फंडामेंटल, हमने इनको समराइज किया है यहाँ पे। इन सब एटॉमिक पार्टिकल के मासेस होते हैं। ये जो मास है ये इसका एब्सोल्यूट मास है। दो तरह के मासेस होते हैं, एक एब्सोल्यूट मास होता है और एक इसका रिलेटिव मास होता है। तो एब्सोल्यूट मास को अगर देखा जाए तो वो प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है। ये इस क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि एब्सोल्यूट मास जो है वो सबसे कम किसका होता है। और जो रिलेटिव मास है वो प्रोटॉन का 1.00727 है, और इसको रिलेटिव मास, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 1 की इक्वल लेते हैं, जबकि न्यूट्रॉन का मास भी अप्रॉक्सीमेटली 1 की इक्वल लिया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली 0 लिया जाता है। यानी अगर आप किसी भी एटम का मास नंबर मालूम करते हैं तो प्रोटॉन का मास 1 होता है, न्यूट्रॉन का मास भी 1 होता है और इलेक्ट्रॉन का मास उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। अब लेकिन आप देखें कि जी मैस को अगर देखा जाए तो सबसे जो हैवी पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि जी द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, तो वो न्यूट्रॉन हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो चार्जेस हैं। ये इसका रिलेटिव चार्ज है और ये जो चार्ज है ये इसका एब्सोल्यूट चार्ज है। सो दिस इज एब्सोल्यूट चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज प्रोटॉन का
और इलेक्ट्रॉन का सेम है, लेकिन सिर्फ इसमें फ़र्क आपको नेगेटिव साइन का नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है और प्रोटॉन का पॉजिटिव है, जबकि रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन का 1 है और इलेक्ट्रॉन का 1 है। इन चार्जेस में जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है तो +1 और -1 का फ़र्क आता है, जबकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है। सो ये पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि याद रखनी है। अब उसके बाद हम आते हैं एंड वी टॉक ऑन द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर बातचीत करते हैं। प्रोटॉन को 1886 में एक साइंटिस्ट है गोल्ड स्टीन ने इसको डिस्कवर किया था, और उसने इसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया था। ये वही वाला डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि विलियम क्रूक्स ने इस्तेमाल किया था। इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा जाता है और इसको ग्लास ट्यूब भी कहा जाता है, या ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। इसको ग्लास ट्यूब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ग्लास से बना होता है। डिस्चार्ज ट्यूब इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें से गैस को डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब इसको कहा जाता है। अब इसके जो सेटअप है वो इस तरह से है कि इसके एक साइड पे एक लगाया गया है टर्मिनल इलेक्ट्रोड, और इसको कनेक्ट किया गया है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी साइड पे इसमें एक परफोरेटेड प्लेट लगाया गया है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं, ये पोर्स हैं, और इसको कनेक्ट किया गया है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसको कैथोड हम कह लेते हैं। अब इसमें ये इसके अंदर ये इसके अंदर वैक्यूम पंप है, और इसको कनेक्ट किया गया ताकि इसमें से गैस को डिस्चार्ज किया जा सके। सो चूंकि गैस इसमें से डिस्चार्ज हो रही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द गैस डिस्चार्ज ट्यूब, इसको कहा गया है। अब इसमें जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर, इसमें कोई भी गैस भर दें, हम इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस भर दें, हम इसके अंदर से वाटर वेपर्स भर दें, हम इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भर दें, कोई भी गैस हम इसके अंदर जो है ना वो भर सकते हैं। अब अगर इसमें वाटर वेपर भी भरा जा सकता है, अब इसमें अगर हम ज़्यादा मिकदार में गैस भरेंगे, और हम मिस्टर गोल्डस्टीन ने यूं किया कि इसके वोल्टेज को बढ़ा दिया, वोल्टेज को 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक इसने वोल्टेज को रखा, तो देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। असल में होता यह है कि जब इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलती हैं, जो कैथोड रेज यहाँ से निकलती हैं, वो बीच में ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो एट हाई प्रेशर देयर इज नो कंडक्शन, कंडक्शन नहीं होती है। अब गोल्डस्टीन ने यूँ किया कि यहाँ से उसने गैस को डिस्चार्ज कर लिया, यानी वैक्यूम पंप को ऑन कर लिया, जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो उसने बीच में से निकाल दिए, तो गैस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, और गैस की कॉन्सेंट्रेशन कम होने पर जो प्रेशर था वो भी कम हुआ। ये 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, बाज बुक्स में जैसे कि फेडरल बोर्ड में और केपी के बोर्ड में ये 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी लिखा गया है। तो जब प्रेशर को उसने रिड्यूस किया तो उसने देखा कि यहाँ पर इस जगह पर ग्रीनिश फ्लो ग्लो उसको नज़र आना शुरू हो गई, इस जगह पर उसको ग्रीनिश ग्लो सी नज़र आना शुरू हो गई। और ये ग्रीनिश ग्लो जो है, ये आप याद रखें, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, ये ड्यू टू कैथोड रेस है, ड्यू टू कैथोड रेज होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमें मिल गया कि कैथोड रेज दे कास्ट ग्रीनिश ग्लो ऑन द ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। फिर थोड़ी देर बाद उसको यहाँ पे इस जगह पे रेडिश ग्लो नज़र आना शुरू हो गई। तो ये जो रेडिश ग्लो नज़र आ रही है ये ड्यू टू पॉजिटिव रेज है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हुआ कि जो पॉजिटिव रेज हैं, या जिसको ये पॉजिटिव रेज हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर रेडिश ग्लो जो है ना वो करते हैं। अब उसके बाद उसने इसमें एक फोटोग्राफिक प्लेट को इंट्रोड्यूस किया। फोटोग्राफिक प्लेट इट इज़ मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड, और फोटोग्राफिक प्लेट की खासियत ये होती है कि ये इसके ऊपर जब कोई रेस पड़ती हैं तो उसके ऊपर फोगिंग आ जाती है, और जब इसके ऊपर कोई पार्टिकल्स पड़ते हैं तो फ्लैशेस प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि चमक आती हैं। तो जब फोटोग्राफिक प्लेट उसने रखा तो इसको इस पर नज़र आने लगी फ्लैशेस, यानी कि चमक नज़र आने लगी। अब फ्लैशेस आने का मतलब ये है कि यहाँ से कोई पार्टिकल आकर हिट कर रहा है, तो उस पार्टिकल को मिस्टर क्रूक्स ने कहा कि ये दरअसल रेज हैं जो कि इधर आके हिट कर रही हैं, और उन रेस को मिस्टर क्रूक्स ने पॉजिटिव रेस का नाम दिया, और इसके साथ साथ इसको इसने कैनाल रेस का नाम भी दिया गया। पॉजिटिव रेस इसको इसलिए बोला गया बिकॉज दे ट्रेवल्ड फ्रॉम द टूवर्ड द कैथोड फ्रॉम द एनोड, और कैनाल रेज इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये कैनाल्स में से गुजर रही थी। तो ये जो छोटे छोटे हमें होल्स नज़र आ रहे हैं, इन होल्स को
कैनाल्स का नाम दिया गया कैनाल रेस। तो इसमें से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैनाल पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेस, इसको कैनाल रेस भी बोला गया। तो ये इसकी जो है ना वो डिस्कवरी थी। अब हम आते हैं और हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन के ऊपर कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं। जिस तरह कैथोड रेज ओरिजिनेट होती हैं कैथोड से, उसी तरीके से पॉजिटिव रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती हैं। तो अगर ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती हैं तो फिर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये चीज़ इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हम वही वाला डिस्चार्ज ट्यूब ले लेते हैं जिसमें ये कैथोड है और साथ में ये परफोरेटेड कैथोड है जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। अब इसको कनेक्ट किया दिया गया विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसको कनेक्ट कर दिया गया विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सॉरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया। अब प्रेशर को रिड्यूस किया गया। अब हम यूं करते हैं कि लेट सपोज इसके अंदर हमने गैस इनक्लोज की, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को अगर देखा जाए, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इसमें प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक इसमें प्रोटॉन होता है। यहाँ से जब इंटरनल प्रेशर रिड्यूस किया गया और वोल्टेज को बढ़ाया गया तो ये कैथोड रेज यहाँ से आ रही हैं और ये जब इसको हिट करेंगी तो हमने ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि कैथोड रेज कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड रेज जब इसके साथ हिट करेंगी इसमें से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा और अगर हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन बच जाता है। तो ये जब इसमें नॉकआउट हुआ तो सिर्फ इसका न्यूक्लियस बच गया। अब ये जो न्यूक्लियस है इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड कैथोड एज दिस न्यूक्लियस हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज और दिस कैथोड हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। तो ये इन पोर्स में से जब गुजरेगा और यहाँ पे जब ये टकराएगा तो इट विल प्रोड्यूस रेडिश ग्लो, ये प्रोड्यूस करेगा। और अगर यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट इंस्टॉल्ड है तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इट विल प्रोड्यूस फ्लैशेस। तो पहली बात ये है कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये क्या होते हैं। अगर हमने हाइड्रोजन गैस को इनक्लोज किया तो ये न्यूक्लियाई होते हैं और अगर हाइड्रोजन गैस के अलावा कोई और गैस इनक्लोज कर दी, सपोज हमने इसमें ऑक्सीजन गैस इनक्लोज कर दी ले लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन गैस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं निकल सकते हैं। तो इन केस ऑफ लार्ज atomic number gases we will not get न्यूक्लियाई बट वी विल गेट पॉजिटिव आयंस। तो अब जब ये कैथोड रेज आके इसको हिट करेंगी तो दे विल टेक आउट electrons from it and leaving behind positively charged ions. So in case of oxygen, if it is enclosed, so oxygen से निकलेगा and it will become positively charged ion. और अगर if it is O2, so it is O2 plus or it is O2 प्लस 2 और O2 प्लस 3, वो डिपेंड करता है कि कितने उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। सो अगर सवाल पूछा जाता है कि पॉजिटिव रेज क्या हैं, तो पॉजिटिव रेज न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी हो सकते हैं। सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रेज की नेचर डिपेंड करती हैं गैस के ऊपर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज कि नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, वो चेंज होती रहती। कैथोड रेज की नेचर एक ही रहती है जबकि इसकी नेचर चेंज होती रहती है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका जो बिहेवियर होता है वो अपोजिट ऑफ कैथोड रेज होता है। बिहेवियर जो है दिस इज ऑपोजिट ऑफ कैथोड रेस। बिहेवियर से मुराद यह है कि इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिहेवियर है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इसका बिहेवियर है वो अपोजिट होता है। सपोज हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो अगर कैथोड रेस इसमें से पास करती हैं, सपोज ये कैथोड रेज हैं, ये इसमें से पास करती हैं तो दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव, जबकि ये रेज दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी इनका बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट होगा। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में ये बात लिखी है कि जब कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड में से पास होती हैं तो वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डिफ्लेक्ट करती हैं, जबकि ये इनका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा। ये एमसीक्यू भी एक दफ़ा पूछा गया था कि द पॉजिटिव रेज डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड। तब ये बात किताब में नहीं लिखी हुई है लेकिन कैथोड रेज के बारे में लिखा हुआ है कि वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं, जबकि इसका बिहेवियर अगर उल्टा होगा तो वो डेफिनेटली वो डाउनवर्ड बिहेव करेंगी। तो ये पॉजिटिव रेज हो गई हैं। अब उसके बाद
दूसरी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर ली है यहाँ पे कि ये फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर और रेडिश ग्लो कास्ट करती हैं। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नाउ द आउट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इनके हवाले से है वो इसकी ई बाय एम वैल्यू है, जिसको हम चार्ज टू मास रेशो कहते हैं। अब ई बाय एम के हवाले से दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। E इज़ फॉर चार्ज एंड M इज़ फॉर मास, और ये रिलेशनशिप भी याद रखना है कि चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और इसका मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी कि अगर किसी भी गैस का मास बढ़ेगा तो उसका जो E बाय एम वैल्यू है वो कम होती जाएगी। आप कोई भी ऐसी गैस इसमें इनक्लोज कर दें जिसका मास मिनिमम होगा तो उसकी ई बाय एम वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम मास वाली गैस तो नो डाउट वो हाइड्रोजन गैस है जिसका मास होता है 2, और अब उसकी ई बाय एम वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम लेट सपोज क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम ई बाय एम वैल्यू या उसकी मैक्सिमम ई बाय एम वैल्यू है, तो ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और साथ में वाटर वेपर्स दिए जाते हैं। तो ऑक्सीजन का मास सबसे ज़्यादा है, इसका मास 32 है, और नाइट्रोजन का मास 28 है, और वाटर का मास 18 है, उसका 2 है। तो ऑक्सीजन का जो ई बाय एम वैल्यू है वो उसकी मिनिमम हो जाएगी, वो मिनिमम हो जाएगी। और हाइड्रोजन गैस की ई बाय एम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि उसका मास सबसे कम है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम ई बाय एम वैल्यू, मैक्सिमम ई बाय एम वैल्यू किसकी होती है। अब उसके बाद दूसरी कहानी, अगर हम कंपैरिजन करें ई बाय एम ऑफ कैथोड और ई बाय एम ऑफ पॉजिटिव रेस के बारे में, तो कैथोड रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, और पॉजिटिव रेज आइंस होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन गैस ले लें, फॉर हाइड्रोजन गैस ये प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, दीज आर प्रोटॉन्स। और दो इंफॉर्मेशन जो कि आपने याद रखनी, नॉलेज डाटा है आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम्स। पहली इंफॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम लाइटर देन प्रोटॉन, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन इज 1840 टाइम्स लाइटर देन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से ये इतने गुना और इससे इतने गुना ये लाइटर है। अगर मास कम है तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो ई बाय एम है प्रोटॉन की वो 1836 टाइम्स ज़्यादा होगा ई बाय एम ऑफ पॉजिट कैथोड। इसी तरीके से हम ये इंफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है। अब इसकी अगर आप ई बाय एम वैल्यू मालूम करें तो वो नहीं हो सकती। अब ये जाहिरी सी बात है कि ई बाय एम चार्ज टू मास रेशो होती है, और न्यूट्रॉन क्योंकि जो चार्ज है दैट इज़ ज़ीरो, कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर ज़ीरो होगा तो डिवाइडेड बाय 1836 तो वो आ जाएगा ज़ीरो, तो इसकी ई बाय एम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैथोड रेस के हवाले से जो थी ना वो इन्फॉर्मेशन थी। अब हम जाते हैं एंड हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी जो थी दैट वाज प्रेजेंटेड इन 1900 बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी में मॉडर्न साइंस और क्लासिकल फिजिक्स के बीच में डिमार्केशन की गई थी। इसके तीन पॉस्टुलेट्स हैं। पहला इसका पॉस्टुलेट है कि एनर्जी रिलीज एंड एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली। अगर एक एटम है, सपोज वी टेक एन एनी एटम, ये हम सपोज कर लेते हैं कि न्यूक्लियस है, और ये इसका पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इस जगह पे। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है ऊपर वाले शेल में तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर यही इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो चाहे वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या चाहे वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो डिसकंटिन्यूअसली रिलीज करेगा। और इसके साथ दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि वो इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन भी होगी, यानी ऐसा नहीं, वो इन फॉर्म ऑफ रेज होगी, रेडिएशन की फॉर्म में ये एनर्जी होगी। दूसरी उसने जो दूसरा पास्टुलेट उसने दिया कि ये जो एनर्जी होती है ये डिसकंटिन्यूअस तो होती है, लेकिन ये इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी होती है, फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी होती है। और ये जो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इन छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाता है क्वांटा। ये क्वांटा बोला जाता है। और अगर यही एनर्जी और अगर यही एनर्जी लाइट की सूरत में होती है तो इन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी को फिर हम फोटॉन का नाम देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जो फोटॉन है
ये इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। आप इसे कह सकते हैं कि ये यूनिट ऑफ एनर्जी है या ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, या अगर ये लाइट की सूरत में ये एब्जॉर्ब होगी तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज डिसकॉन्टीन्यूसली मैनर में होती है और इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, एनर्जी इज फिक्स्ड। और जब हम फिक्स्ड एनर्जी की बात करते हैं तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटाइज्ड, यानी इनकी एनर्जी फिक्स्ड भी होती है और इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड भी होती है, आप इसको दोनों कह सकते हैं। तीसरा पास्टुलेट इसका यह है कि जो एनर्जी इसमें से रिलीज हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। फिजिक्स में ये जो साइन है दिस इज कॉल्ड एज द न्यू, और फिजिक्स में इसको एफ का साइन दिया जाता है। नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं एच न्यू, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। जो h है दैट इज कॉल्ड इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.624 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जाउल सेकेंड। ये यूनिट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिट क्या है, और वैल्यू भी तो वैसे याद करनी, लेकिन जाउल सेकेंड यूनिट आपने याद करना है। ये इसका एमसीक्यूज पूछा गया है एक बार पहले भी, और आगे भी इसका जाउल सेकंड वो पूछ सकता है। अब हम इसमें से और इक्वेशंस लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। जो सी है दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा वेव लेंथ होती है, और ई इट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। और अगर हम इसमें ये दोनों, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसमें h और c को निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इसमें आता है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब इसमें से केबी के बोर्ड में एक अच्छा क्वेश्चन एक दफ़ा आया था, वो यह था कि अगर आपको वेव्स दी जा सकती हैं, लेट सपोज आपको वो दे सकते हैं कि ये लेट सपोज ये एक वेव है, और एक दूसरी वेव वो बना के दे देते हैं कि वो ये वाली वेव है, और इसकी अगर आप देखें तो वेवलेंथ इसकी बड़ी है, इसकी वेवलेंथ बड़ी है, और दूसरी वाली जो वेव है उसकी वेवलेंथ छोटी है, इसकी वेवलेंथ छोटी है। तो किसकी एनर्जी, वो ये वेव ए है और ये वेव बी है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हम ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि जिस वेव की वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो 1/λ है दिस इज इक्वल टू वेव नंबर, ये वेव नंबर के बराबर है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार कह लेते हैं, अगेन कांस्टेंट को हटा देते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस भी आ गई और 3 रिलेशनशिप्स भी आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इसके बाद ये इक्वेशन नंबर 3 है। 3 इक्वेशंस आ गई, इसी तरीके से 3 रिलेशनशिप्स भी आ गई। ये रिलेशनशिप नंबर 1 है, दिस इज रिलेशनशिप नंबर 2, और इसके बाद ये रिलेशनशिप नंबर 3 है। तो तीनों रिलेशंस को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन तो ये होगा, दूसरा क्वेश्चन इसमें से रिलेशनशिप में पूछा जाता है, रिलेशनशिप क्या है। समटाइम्स देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि वो आपसे डेफिनेशन के बारे में भी पूछें। डेफिनेशन के ये बड़ा कम चांस है, लेकिन डेफिनेशन का पूछा जा सकता है कि जैसे वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट लेंथ से जितनी वेव्स पास होती है उसको वेव नंबर कहते हैं। ये कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस है, और नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड ये है। तीसरा जो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो आपको ये कह सकते हैं कि एनर्जी दे दें, और कहते हैं कि लेट सपोज एक फोटोन है और उसकी एनर्जी 10 रेज़ टू दी पावर, सपोज वो कहते हैं कि ये -17 जाउल है, तो बताइएगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो वो सिंपली आपने इसको करना है। अगर वो कहता है कि एक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 रेज़ टू दी पावर -5 है, तो बताइएगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी। और अगर वो आपसे कहता है कि लेट सपोज उसकी वेवलेंथ ये है, लेट सपोज वो कहता है 1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -5 मीटर है, तो बताइएगा उसका वेव नंबर क्या होगा। तो इसको आपने इन रिलेशनशिप की मदद से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो हल करने होंगे। तो इसमें से ये 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। ये हमारा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो गया है। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है। ये टर्म हमेशा से एक कंफ्यूजिंग टर्म रही है, एक कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा कि ऑर्बिटल किस चीज़ को कहा जाता है। इसके लिए समझने से पहले हम इसके लिए मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ जो इस्तेमाल हुई हैं, मुख्तलिफ लोगों ने इस्तेमाल किए। सो द फर्स्ट पर्सन जिसने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था वो था बोहर।
बोहर ने इसके लिए टर्म इस्तेमाल की थी ऑर्बिट की, ऑर्बिट की टर्म इस्तेमाल की थी, या उसको शेल की टर्म इस्तेमाल कर रहा था, या उसको बोहर ने इसके लिए एनर्जी लेवल का भी जो है ना वो टर्म इस्तेमाल की थी। अब अगर हम इस ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और साथ साथ कुछ और कॉन्सेप्ट को भी बीच में डिस्कस करते हैं, तो अगर हम सपोज ये कहते हैं कि इसके लिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल शेल्स एक्सेट्रा, तो हम इसमें पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम को ज़रा हम देखते हैं। स्पेक्ट्रम में अगर हम एक एटम का स्पेक्ट्रम लेते हैं, सपोज ये एटम है और उसके ये शेल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर शेल से जंप कर रहा है लोअर शेल में, ठीक है, वो हायर शेल से लोअर शेल में जंप कर रहा है और उसमें से एनर्जी रेडिएट हो रही है, और उस एनर्जी को हम फिर आगे जाके प्रिज्म में से पास करते हैं और फिर उसका हम एक इमेज लेते हैं। तो ये जो इसका इमेज आएगा दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम को अगर देखा जाए, इसके अंदर ब्लैक लाइंस हैं, ये ब्लैक लाइंस शो करती हैं एब्सेंस ऑफ एनर्जी को, लेकिन हम इसको जब एक्सप्लेनेशन देते हैं तो एक्सप्लेनेशन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो शेल्स, ये जो लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एक शेल को छोड़ के दूसरे शेल में जंप नहीं करता है, ये आता है एक शेल से दूसरे शेल में, वहाँ पे स्टे करता है, तो वी हैव अ ब्लैक लाइन, फिर दूसरे शेल में आता है, फिर वी हैव अनदर ब्लैक लाइन, फिर तीसरे शेल में आता है, स्टे करता है, इस तरह। तो ये जो डार्क लाइंस इसमें हमें नज़र आ रही हैं, ये दरअसल शेल्स को शो करती हैं। अब इस डार्क लाइंस को अगर हम मज़ीद इसको अंडर हाई मैग्निफिकेशन स्पेक्ट्रम से इसका हम स्पेक्ट्रम ले लें, तो ये डार्क लाइन दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लाइंस। ये सपोज वो एक लाइन है डार्क लाइन और इसके अंदर और छोटी छोटी लाइंस होती हैं। इन्वेस्टिगेशन पे ये बात पता चली कि ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एक शेल से दूसरे शेल में जंप नहीं करता, ये बीच में स्टे करता है, और वो जो जहाँ पर ये स्टे करता है, तो ये छोटी छोटी जो लाइंस इसके अंदर फाइन लाइंस हैं, ये सब शेल्स को एक्सप्लेन करती हैं। तो हमें पता चला कि शेल के अंदर सब शेल्स भी होते हैं। फिर हमने इसी एटम को लिया और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से हमने ये देखा कि जो छोटी छोटी फाइन लाइंस हैं, दे अगेन स्प्लिट इनटू इवन फाइनर लाइंस, ये और स्प्लिटिंग हो जाती है। तो इसको अगर हम देखें अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, इसको अगर ऑब्जर्व किया जाए तो अंडर द मैग्नेटिक फील्ड दे फर्दर स्प्लिट, ये मजीद स्प्लिटिंग इसकी हो जाती है। सपोज ये वही वही वाली फाइन लाइंस है, तो ये फाइन लाइंस दे स्प्लिट, ये स्प्लिटिंग हो जाती है और ये स्प्लिटिंग शो करती हैं ऑर्बिटल्स को। सो वी हैव शेल्स, और इन शेल्स को हम शो करते हैं के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सब शेल्स होते हैं जिसको हम एस पी डी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे पी के ऑर्बिटल्स होते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने सब शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया है। ओवरऑल ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन जो स्क्रोडिंजर ने दी थी कि द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो। यहाँ पे एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम से मुराद यहाँ पे 95% है, 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। मतलब ये भी 5% ये भी चांस है कि आपको इलेक्ट्रॉन ना मिले। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी 100%, और साथ में 0% भी नहीं हो सकती। सपोज ये बोहर का एक हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में अगर हम न्यूक्लियस से 0.529 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर चले जाए, तो यहाँ पे देयर इज अ चांस, प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो अकॉर्डिंग टू द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इस रीजन को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ज़्यादा है, तो इसको हम ऑर्बिटल बोलेंगे। फिर और इससे हम आगे और चले जाएं और एट द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस से 2.11 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे चले जाएं, तो यहाँ पर अगेन देयर इज अ चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस रीजन को भी हम लोग ऑर्बिटल का ही नाम देंगे। दो ऑर्बिटल्स के बीच में जो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस बहुत कम है, इस रीजन को हम नोड कहते हैं। तो नोड वो रीजन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, और ये 5% प्रोबेबिलिटी होती है। तो क्वेश्चन मैंने बोला, उसको मैं, इस जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी 100% भी नहीं हो सकती है, एंड 0% भी नहीं हो सकती है। तो नोड में जो दो ऑर्बिटल्स के दरमियान में जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज अ नोड। तो नोड में अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 नहीं हो सकती है।
5% होती हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर मैं टेक्निकलिटी की वजह से बात करूं कि अगर एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल है, तो वो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसको भी ऑर्बिटल कह सकते हैं। फिर के शेल है, एम शेल है, एन, इसको भी ऑर्बिटल कह सकते हैं टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द स्क्रूडिंजस डेफिनेशन। लेकिन अगर हम अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें तो शेल बड़ा होता है, उसके अंदर सब शेल होते हैं, और सब शेल को क्लासिफाई किया जाता है इनटू ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के बाद अगली चीज़ ऑर्बिटल की शेप है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, और इसको गौर से समझने की कोशिश करें। शेप ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स को हम यहाँ पे इसके लिए जो टाइटल में ऑर्बिटल्स का नाम दिया गया है, लेकिन हम उसको जनरली सबशेल्स के नाम से जानते हैं। 4 तरह के सबशेल्स होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको हम एस, पी, डी एंड एफ कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस सब शेल के ऊपर। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि टेक्निकली ऑर्बिटल और सब शेल एक है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए सब शेल और ऑर्बिटल में हम थोड़ा सा फ़र्क करते हैं। जो एस सब शेल है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब होता है जो 3 डायमेंशनली गोल हो, और सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जो कि हर तरफ से एक ही जितना हो। स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। अब जैसे साइकिल का पहिया होता है, ये 2 डायमेंशनल होता है, और फुटबॉल या टेनिस बॉल वगैरह ये स्फेरिकल होती है। तो एस सब शेल जो है ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में सेम होती है। सपोज अगर हम ये एस ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं, और इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये इसमें वाई एक्सिस है, और ये इसमें जेड एक्सिस है, तो एस ऑर्बिटल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीनों एक्सिस के ऊपर सेम होती है, इसलिए इसके लिए सिमेट्रिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब जो इसकी शेप है वो स्फेरिकल है। अगर ये सपोज हम कहते हैं कि ये 1s ऑर्बिटल है, और ये 2s ऑर्बिटल होगा, और ये 3s ऑर्बिटल होगा, तो इन तीनों की शेप और इस तरह जाते जाएं में, लेकिन फ़र्क जो है ना वो साइज़ में आएगा। 1s छोटा है, 2s बड़ा है, 3s वो है। अब इसमें आप एक चीज़ इंपॉर्टेंटली नोट कर लें कि जो 1s ऑर्बिटल है इसमें नोडल प्लेन कोई नहीं है। नोडल प्लेन या नोड्स एक ही चीज़ है। नोडल प्लेन इसमें ज़ीरो है, S1s में नोडल प्लेन कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें, मैंने कहा नोडल प्लेन कि जी वो रीजन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 5% हो, मिनिमम हो, तो अगर आप न्यूक्लियस से 1s की तरफ जाएंगे तो देयर इज़ नो नोडल प्लेन। लेकिन अगर आप 2s को देखेंगे तो 2s में नोडल प्लेन 1 है, यानी 1s और 2s के बीच में जो रीजन होगा दैट इज़ अ नोडल प्लेन, और 3s में नोडल प्लेन की तादाद वो 2 है। तो अगर आप जाएंगे, सपोज ही न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, और ये 3s हो गया। तो 1s और 2 ये रीजन जो है ये नोडल प्लेन है, ये रीजन जो है वो नोडल प्लेन है। सो 2s में 1 नोडल प्लेन हो गया, और 3s में 2 नोडल प्लेन हो गए, 1s में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। सो 1s और 2s में अगर क्वेश्चन आता है क्या डिफरेंस है, सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है। दूसरे नंबर पे जो ऑर्बिटल है दैट इज कॉल्ड एज द पी सब शेल। पी सब शेल की जो ज्योमेट्री है वो उसको दो उससे हम दूसरे नंबर पे आ गया पी सब शेल। पी सब शेल जो है वो होता है डम्बल शेप। डम्बल शेप ये इसकी शेप होती है। अब इसके लिए दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो इसके लिए कहा जाता है कि ये डम्बल शेप है, ये डम्बल शेप होता है। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जो इसकी लूब है, ये इसको कहते हैं, ये इसकी ये वाले ये इसकी लूब है, लूब LOBE, और ये इसमें ना लूप है। दो टर्म्स होती हैं, एक लूब एक टर्म होती है, और दूसरी टर्म एक होती है लूप होती है। ये दो टर्म्स है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू होता है और वो यूं करके आता है और इधर से आता है, तो ये इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है, ये लूप है। तो ये ऊपर वाली एक लूप है और एक नीचे वाली लूप है। अच्छा, समटाइम्स इसमें ऐसा भी होता है कि बाज़ बुक्स के अंदर ये कहा जाता है कि उसमें लिखा होता है इस लूप के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाया होता है, इसके ऊपर नेगेटिव साइन लगाया होता है। तो ये चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ रिलेटिव पोजीशंस को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब ये सब शेल है, पी सब शेल है, डम्बल शेप है। अब जैसे मैंने आपको पिछले उसमें कहा कि अगर मैं इस पी सब शेल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँगा तो ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा इनटू
3 डायमेंशंस में। सपोज ये पी सब शेल है और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा। हम यही से वो करते हैं कि ये इसका एक हिस्सा जो है वो चला जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसको हम कहने, ये एक्सिस की इसको हम बोलेंगे ये पी एक्स है। दूसरा इसका हिस्सा चला जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर और इसको हम कहते हैं ये पी वाई हो गया। और तीसरा हिस्सा इसका चला जाएगा जेड एक्सिस के ऊपर जिसको हम पी जेड कहते हैं। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है, ये अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन है। ये पी जेड हो गया। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो फिर पी एक्स पी वाई और पी जेड जो है ये डी जनरेट होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है, ये एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड हो या नहीं हो तो उस केस में भी एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये डी जनरेट होते हैं और इनकी हमें कोई लाइन नज़र नहीं आती है। लेकिन जब आप एटम को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड में पी एक्स पी वाई और पी जेड की एनर्जी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, तो फिर हमें इसमें ये लाइंस नज़र आती हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में नज़र नहीं आती हैं। तो ये क्यों आती हैं कि जब हम एक ऑर्बिटल को, एक सबशेल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, स्प्लिटिंग तो इसकी पहली हुई हो चुकी होती है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस आने की वजह से हमें लाइंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सो पी एक्स पी वाई और पी जेड, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? अगर एनर्जी, अगर हम एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इनकी एनर्जी सेम है, सो सेम एनर्जी इनकी होती है, लेकिन इसमें फ़र्क जो है वो होता है ओरिएंटेशन का। सो हाउ डू पी एक्स पी वाई एंड पी जेड डिफर? दे डिफर ऑन इन ओरिएंटेशन में, इन स्पेस में ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। अब अगर हम देखें कि पी सब शेल को देखा जाए तो इसमें ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, तो इसमें नोडल प्लेन 1 है। अच्छा, अब इसके लिए एक टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं डम्बल की, और मैंने इसको कहा कि इसमें दूसरी टर्म इसके लिए इस्तेमाल होगी, बाई लूब्ड भी इसको बोला जाता है। सम उसमें बुक्स में इसको बाई लूब्ड भी बोला जाता है कि इसमें दो लूब्स हैं, एक लूब प्लस है और दूसरी लूब इसमें माइनस है। सो पी सब शेल या पी ऑर्बिटल ये बाई लूब्ड होता है और डम्बल शेप होते हैं, और इसके अंदर ये वाली आपको जो बीच में नज़र आ रही है ये रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। सो इस रीजन को हम नोडल प्लेन कहते हैं। उसके बाद डी सब शेल है। डी सब शेल ये, इसके लिए भी डिफरेंट नाम्स इस्तेमाल, नाम डी सब शेल है। डी सब शेल के लिए भी मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम इसकी पहले ज्योमेट्री के ऊपर देखते हैं। जब डी सब शेल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये स्प्लिट कर जाता है इनटू 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस में, जिसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर आ जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो पहले तीन ऑर्बिटल्स हैं, ये एक्सिस के दरमियान में हैं, ये बिटवीन एक्सिस होते हैं, और इसमें ये दो ऑर्बिटल्स जो हैं ये ऑन एक्सिस होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ये याद रखने वाली है कि जो पहले 4 ऑर्बिटल्स हैं ये सेम शेप के होते हैं, इनकी शेप सेम होती है, ज्योमेट्री इनकी सेम होती है, जबकि अगला जो ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर, इसकी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है, इट हैज़ अ डिफरेंट ज्योमेट्री। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं शेप के ऊपर, तो शेप में ज़रा हम देखें कि पहले नंबर पे मैं डी एक्स वाई ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। तो जो डी एक्स वाई होता है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल बीच में होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हो गया, तो दिस वन ऑर्बिटल इट इज़ कॉल्ड एज अ डी एक्स वाई। इसी तरीके से जो डी वाई जेड है ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होता है, ये अगर सपोज ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है तो ये इनके बीच में है। इस तरीके से ये डी वाई जेड है, और आप यूं ही ये डी जेड एक्स है जो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में है। अगला जो ऑर्बिटल है दैट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के हवाले से मैं आपको दो बातें बता देता हूँ कि जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसके दोनों ये ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सो यू कैन सी दैट कि इसके दोनों जो लूप्स हैं वो एक्सिस के ऊपर हैं। सो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दो लो लूप्स जो मैंने बात की। अब अगर आप शेप को देखें तो शेप इन चारों की आपस में मिल रही है,
लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो ये है ये एक्सेस के बीच में है और ये एक्सेस के ऊपर है, ये एक आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। दूसरी चीज आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा हुआ है। हम अक्सर इसको जब पढ़ते हैं तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पढ़ते हैं, जो कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये सेम, इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता है। तो तीसरा जो है वो ऑर्बिटल, पांचवा ऑर्बिटल जो है ये अगर वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो अगर इसको हम ड्रॉ करें तो इसका ये जेड एक्सिस के ऊपर है और दूसरा भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है। सो दिस ऑर्बिटल इट इज कॉल्ड एज द डी जेड स्क्वायर। अच्छा, अब हम नाम की तरफ आते हैं। अगर आप इसको नाम को देखें तो इसको दो नाम दिए जाते हैं। अगर हम नाम की तरफ आए तो इसको नाम दिया जाता है डबल डम्बल शेप, क्योंकि हमने पीछे नाम दिया कि डम्बल, तो इसके अंदर दो डम्बल हैं, एक ये और ये। दूसरा इसका, इसके लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए नाम इस्तेमाल करते हैं सॉसेज शेप, सॉसेज शेप। और तीसरा नाम इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये फ्लोरल शेप, यानी कि फ्लावर की तरह भी होता है, फ्लोरल शेप होता है। अब क्या डिफरेंस है इसमें और पी ऑर्बिटल में? पी ऑर्बिटल में अगर हमने देखा कि उसके अंदर एक लूप है, दो लूप्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे इसमें दो लूप्स हैं, एक लूप ये हो गया और दूसरा एक लूप ये हो गया, बाय लूप्ड। और लूप्स इसमें कितने हैं जी? लूप्स इसमें 4 हैं, 1 2 3 4, तो इसमें 4 लूप्स हैं। अगर डी सब शेल के हवाले से बात की जाए तो इसके अंदर 4 लूप्स हैं और इसमें 2 लूप्स हैं, 2 लूप्स हो गई हैं, तो 4 लूप्स और वो गई, ये इसमें फ़र्क है। अब डी जेड स्क्वायर को अगर आप देखें तो इसमें आपको एक लूप नज़र आ रहा है, 2 लूप्स नज़र आ रही हैं, तो इट हैज़ 2 लूप्स एंड इट हैज़ 1 लूप। तो इसके लिए नाम दिया जाता है, और ये जो बीच में ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसका कॉलर है, ठीक है, COLAR, ये इसका कॉलर है। अब देखें इसका नाम फिर क्या होगा? इसको तो ये जो 4 है इनको तो ये कहा गया, और जो डी जेड स्क्वायर होगा इसको कहा जाता है बाई लूप्ड यूनिकॉलर, ये यूनिकॉलर है। तो अब आप इसमें से सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि जी कौन सा ऑर्बिटल जो हैं वो बाकियों से डिफरेंट होते हैं? तो ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ये एक्सिस के बीच में हैं और ये 2 ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर हैं। एक फ़र्क हो गया, ये जो डी जेड स्क्वायर है ये बाकियों से डिफरेंट है, ये बाकियों से ये डिफरेंट है। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल के हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी क्या शेप होती है, या आपको ऑर्बिटल की शेप दी गई हो, बताया गया ये क्या होगा, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अक्सर औकात चूँकि ये डी जेड स्क्वायर बाकियों से डिफरेंट है, इसमें का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ओरिएंटेशन का पूछा जाता है कि कहाँ कौन सा किस और एक्सिस के ऊपर है, तो ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।